मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। कल पिछले व्याख्यान में हमने भारत पाक युद्ध 22 सितंबर 1965 के बारे में चर्चा की थी कि कच्छ रण का विवाद एक आयोग को सौंप दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर घुसपैठियों के माध्यम से परेशान करना शुरू किया। घुसपैठिए कश्मीर में आते, पूरे पंजाब में विभिन्न क्षेत्रों में आते, मारकाट मचाते, पुलिस उनको पकड़ती, उनको मुठभेड़ में मारती, कई लोगों को गिरफ्तार करती। इन घुसपैठियों का निरंतर आना जारी रहा। शास्त्री जी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में तय किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। उन्होंने सैनिक अधिकारियों को बुलाया, उनसे पूरी जानकारी ली और जब उन्हें सूचित किया गया कि घुसपैठिए पाकिस्तान के हाजीपीर दर्रे और विभिन्न दर्रों से आ रहे हैं और इसको नियंत्रित किया जाना आवश्यक है, तब शास्त्री जी ने अपनी सेना को सीमा पार करने, वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस नियंत्रण रेखा को पार करने का आदेश दिया। और जैसे ही भारत ने नियंत्रण रेखा पार करके हाजीपीर दर्रे पर अधिकार किया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यह घटना है 1 सितंबर 1965। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि दोनों देश युद्ध बंद करें और अपने सेना को अपनी सीमा पर ले आए, या युद्ध बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन चूंकि उस समय दोनों देशों में दमखम था, हिम्मत थी, युद्ध शुरू ही हुआ था, तो इसलिए दोनों देशों ने युद्ध विराम प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। भारत की सेना लगातार आगे बढ़ती गई। पाकिस्तान के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया। कश्मीर में भी युद्ध हुआ, उधर राजस्थान में भी युद्ध हुआ, पंजाब की सीमा में भी युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा। फिर 21 सितंबर को सिक्योरिटी काउंसिल ने दोबारा प्रस्ताव पारित किया और तब दोनों ने युद्ध विराम पर सहमति दी। 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। इस तनाव के कारण से सभी सामान्य संबंध भी समाप्त हो चुके थे। क्योंकि जैसे ही दो देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खास करके समाप्त हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस बीच सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन ने अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि वे दो पड़ोसियों के बीच तनाव को देखते हुए बहुत चिंतित हैं और यदि दोनों देशों की सहमति हो तो सोवियत संघ दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और यदि वे दोनों देशों की सहमति हो तो सोवियत संघ के ताशकंद में वार्ता आयोजित की जा सकती है। शास्त्री जी को जैसे पत्र मिला, शास्त्री जी ने अपनी सहमति दी, अयूब खान ने भी सहमति दी और इस प्रकार से 5 जनवरी 1965 को ताशकंद में दोनों देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भेंट हुई। जब लाल बहादुर शास्त्री यहां से जा रहे थे तो उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम एक युद्ध विराम से दूसरे युद्ध विराम में जाना नहीं चाहते, हम स्थायी शांति चाहते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम युद्ध में जीती हुई जमीन वापस नहीं करेंगे। इतना कहकर उड़े। वहां पर जाकर वो देखते हैं कि अयूब खान पहले से पहुंच चुका है और सोवियत संघ के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर उपस्थित हैं। चर्चा शुरू हुई। 5, 6, 7, 8, 9 तारीख हो गया। लगातार 5 दिन हो गए। समझौता जहां पर शुरू हुई थी वहीं पर ही अटकी हुई थी। शास्त्री जी अड़ गए।
हम जीती हुई जमीन वापस नहीं करेंगे। सोवियत संघ ने दबाव डाला, यह दबाव डाला कि यदि आज भारत इस समझौते को होने नहीं देता है या भारत के कारण यदि समझौता वार्ता असफल होती है तो आगे चल करके सोवियत संघ भी भारत के साथ संबंधों के बारे में विचार करेगा। और तब शास्त्री जी को झुकना पड़ा। 10 जनवरी की रात को उन्होंने 9 बजे ताशकंद समझौता पर अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को फोन किया, पूरी बातें बताई। फिर उन्होंने पूछा, ललिता आपको कैसा लगा? ललिता जी ने कहा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा बाबूजी। और इसके 3-4 घंटे के बाद रात को लगभग 1-1:15 बजे हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। अगले दिन 11 जनवरी को ताशकंद समझौते के कफन में लिपटा हुआ उनका मृत शरीर भारत आया। समझौता हो गया। इस समझौते की कुछ बातें थी, उसको थोड़ा सा देख लें। पहली बात थी कि दोनों देशों ने अपनी सहमति दी कि भविष्य में वे शांतिपूर्ण साधनों से पारस्परिक समस्याओं का समाधान करेंगे। स्पष्ट है, शांतिपूर्ण साधन मतलब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखें, यह कूटनीतिक शब्द है। शांतिपूर्ण साधनों से समस्या का समाधान करेंगे, इसको इतना ही समझिएगा। और शांतिपूर्ण साधन का मतलब होता है परस्पर वार्ता के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें यह तथ्य निहित नहीं है कि वे युद्ध नहीं करेंगे, इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके 2 अर्थ होते हैं, लेकिन कूटनीतिक भाषा में ये इसमें छिपा हुआ है कि युद्ध का प्रयोग भी किया जा सकता है। दूसरी चीज, 5 अगस्त की स्थिति में सेना की वापसी। 5 अगस्त को दोनों देशों की सेनाएं जिस सीमा पर थी, जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में दोनों देश की सेनाएं वापस आ जाएगी। मतलब भारत पाकिस्तान की जितनी भी जीती हुई जमीन है उसको वापस कर देगा, पाकिस्तान भारत की जीती हुई जमीन को वापस कर देगा। इस एक शर्त पर शास्त्री जी सहमत नहीं हो रहे थे और आखिरकार सोवियत संघ ने भारत पर दबाव डाला। मतलब भारत जो 750 वर्ग मील का क्षेत्र पाकिस्तान का जीता था, भारत वापस कर देगा, और पाकिस्तान 210 वर्ग मील का क्षेत्र को जो जीता था वो वापस कर देगा भारत को। तीसरी चीज, आंतरिक हस्तक्षेप। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर चौथा है परस्पर विरोधी प्रचार नहीं। दोनों देश परस्पर विरोधी प्रचार नहीं करेंगे। ये तो कहने की बात है, खैर आगे चलकर देखेंगे। फिर है राजनयिक संबंधों की स्थापना। जो राजनयिक संबंध, आर्थिक व्यापारिक संबंध जो टूट गए थे युद्ध के कारण, इनकी पुनर्स्थापना होगी। और युद्ध बंदियों की अदला बदली। पाकिस्तान ने जितने भी भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी किया है अथवा भारत ने जितने पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ा है, दोनों देश युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। यह है ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान। अब जरा इसके पक्ष पर विचार करें। इसके पक्ष में सबसे पहली बात है शांति की स्थापना। स्वाभाविक है, दोनों देशों में तनाव की स्थिति थी और तनाव हमेशा बने रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जाता। तो शांति की स्थापना हुई, तनाव कम हुआ। दूसरी चीज, संबंधों की पुनर्स्थापना हो गई। राजनयिक संबंध बने, आर्थिक व्यापारिक संबंध बने, जो सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार, अन्य विभिन्न प्रकार के जो संबंधों की स्थापना होती है, उन सभी संबंधों की पुनर्स्थापना हो गई। बहुत अच्छी बात। तीसरी चीज, भूमि की वापसी। भारत शुरू से ही कहता रहा कि हमें किसी भी देश की भूमि के प्रति कोई लालच, लोभ नहीं है। हम युद्ध में जीती हुई जमीन को रखना नहीं चाहते। भारत ने हमेशा इजराइल की आलोचना की थी, अभी तक करता रहा, क्योंकि इजराइल युद्ध में जीती हुई जमीन को वापस नहीं करता।
तो इसी प्रकार से यहां पर भारत ने भूमि की वापसी करके ये बता दिया कि हमको दूसरे देश की भूमि से कोई लालच नहीं है। फिर है यथार्थवादी कदम। स्वाभाविक है, यह पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए इसे एक यथार्थवादी कदम माना गया। और अंतिम है ताशकंद भावना। जिस भावना से प्रेरित होकर के दो शत्रु देश एक दूसरे से समझौता करते हैं, समझौता वार्ता की टेबल पर बैठते हैं, एक दूसरे से समझौता करते हैं, वही निश्चल भावना भविष्य में भी उनके बीच रहेगी, ये कामना की जाती है। इसी को कहते हैं भावना, या इस संदर्भ में ताशकंद भावना इसको कहा गया। अब देखें इसकी आलोचना या ताशकंद समझौते का विपक्ष। सबसे पहली बात सोवियत दबाव और सोवियत कूटनीति की विजय। सोवियत संघ ने पाकिस्तान के पक्ष में भारत पर दबाव डाला था। क्यों? क्योंकि इसके पहले खुश्चेव ने अपनी यात्रा में कह दिया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आपको कभी भी सहायता की आवश्यकता पड़ी आप श्रीनगर की चोटी पर खड़े होकर आवाज दे दीजिए, हम दौड़ते हुए आपकी सहायता के लिए दौड़ आ जाएंगे। लेकिन यहां पर सोवियत संघ ने अपना पैतरा बदला, उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया और भारत पर दबाव डाला। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन गुट का एक राष्ट्र था। यदि सोवियत संघ अपनी कूटनीति से अमेरिकन गुट के किसी सदस्य को फोड़ लेता है तो इससे सोवियत संघ का नाम होगा, उसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैलेगी। देखो, अमेरिका लड़ने वाला देश है और सोवियत संघ शांति प्रिय देश है। और इस अवधि में जब भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, अमेरिकन प्रशासन वियतनाम में बमबार्डिंग करते हुए बहुत ज्यादा व्यस्त था। तो सोवियत संघ ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए अमेरिकन गुट एक राष्ट्र को अपने पक्ष में करने के लिए उसने भारत पर दबाव डाला और इस प्रकार से सोवियत कूटनीति की यहां पर विजय हुई। सोवियत संघ का यह दबाव भारत के हित में नहीं था। तीसरा, पुनः युद्ध। शांति स्थापना कहां हो पाई? इसके 6 साल के अंदर दूसरा युद्ध शुरू हो गया और वह युद्ध 6 साल के बाद जो 1971 में युद्ध हुआ, यह युद्ध 1965 के युद्ध से और भयंकर था। और यदि भविष्य में और युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, यह और भी ज्यादा भयंकर होगा। तो जिस शांति की कामना की गई थी वह शांति की कामना पूरी खत्म हो गई और 6 साल के बाद दूसरा युद्ध फिर हो गया। फिर है भूमि की वापसी। यह भारत की सबसे बड़ी गलती थी। यदि भारत युद्ध में जीती हुई जमीन वापस नहीं करता तो पाकिस्तान भविष्य के लिए सचेत रहता कि भारत जीती हुई जमीन को वापस नहीं करेगा। लेकिन जीती हुई जमीन को वापस करके भारत ने पाकिस्तान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति, और इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण पाकिस्तान ये समझता है कि भारत को कूटनीति की मेज पर बिठा करके उससे कुछ भी कराया जा सकता है। तो भारत अभी तक सैनिक युद्ध में जीता है, कूटनीतिक वार्ता की मेज पर हमेशा परास्त हुआ है। फिर है युद्ध वर्जन संधि नहीं, यह अनाक्रमण समझौता नहीं हुआ। शास्त्री जी वहां पर बोले थे चलिए हम अनाक्रमण समझौता कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए अयूब खान तैयार नहीं हुआ। यदि अनाक्रमण समझौता हो जाता तो भविष्य में पाकिस्तान कभी भी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। तो युद्ध वर्जन समझौता होना था, नहीं हुआ। इसके बाद खोखली भावना। जिस ताशकंद की भावना के आधार पर यह सोचा गया था कि भविष्य में दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध बनेगा, यह भावना बिल्कुल खोखली सिद्ध हुई। पाकिस्तान अपने ढर्रे पर आ गया। पाकिस्तान अपनी आदत से बाज कहां आएगा।
आप पाकिस्तान के साथ कितना भी उदारता पूर्वक व्यवहार करिए, पाकिस्तान कभी भी आपका सच्चे अर्थों में मित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का आधार, पाकिस्तान के अस्तित्व का आधार भारत के प्रति घृणा की भावना है। जितना ज्यादा पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के शासक वर्ग में भारत के प्रति घृणा की भावना होगी, पाकिस्तान उतना ही सशक्त रूप में सामने आएगा। और जिस दिन यह घृणा का भाव खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान अगले दिन भारत में सम्मिलित हो जाएगा। तो पाकिस्तान के जीवन का मूल आधार है भारत के प्रति घृणा की भावना। इस घृणा के भाव को पाकिस्तान का शासक वर्ग अच्छी तरह से समझता है और समय समय पर ऐसा कुछ करतूत कर देता है जिससे पाकिस्तान के लोगों में भारत के प्रति घृणा का भाव और भड़क जाता है। जानबूझकर ऐसी कोई घटना घटाई जाती है जिससे पाकिस्तान के लोगों के मन में भारत के प्रति सौहार्द या सद्भावना की स्थापना न हो सके। तो ये था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता हो गया। पाकिस्तान को सोवियत संघ से शस्त्रास्त्रों की पूर्ति होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान और सोवियत संघ एक दूसरे के करीब आने लगे। अमेरिका को फुर्सत नहीं थी, अमेरिका के पास टाइम नहीं था, क्योंकि वह पूरा वियतनाम में व्यस्त था। तो सोवियत संघ और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आने लगे। इस बीच अयूब खान को गद्दी छोड़ करके भाग जाना पड़ा 1969 और वो जाते जाते जनरल अयूब खान को सत्ता सौंप करके भाग गए। तो जनरल याह्या खान पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, नए सैनिक शासक बने। उन्होंने आते ही घोषणा की कि वे पाकिस्तान प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे और इसके लिए वे संसद का निर्वाचन कराएंगे। संसद के सदस्यों की संख्या 313 निर्धारित की गई। 313। इस 313 में आप जानते होंगे पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था शुरू से ही। 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो वह दो भागों में बटा था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को अभी या 1971 के बाद से बांग्लादेश कहा जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाने लगा है। तो जब दो भाग में बटा था, इन दोनों भागों की दूरी लगभग 1800 मील थी और दोनों पाकिस्तान के बीच संपर्क के साधनों में केवल आकाश मार्ग था अथवा जल मार्ग था, सड़क मार्ग नहीं था। तो दोनों भागों के बीच जो एक तादात्म्य संबंध स्थापित होना चाहिए, वह तादात्म्य संबंध कभी भी दोनों पाकिस्तान के बीच स्थापित नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के लिए हमेशा हेय बना रहा, घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और वे पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो वैसे पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा था, पश्चिमी पाकिस्तान जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को प्राथमिकता दी गई, पूर्वी पाकिस्तान की निरंतर उपेक्षा की गई। पूर्वी पाकिस्तान में जितने भी उच्च पद थे, ये सब पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे या पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को वहां पर बिठाया जाता था। जो चावल पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादित होता था वह 4 रुपए किलो बिकता था, तो पश्चिमी पाकिस्तान में वही चावल 3 रुपए में बिकता था। ये इस प्रकार से तो शुरू से ही पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान का निरंतर शोषण किया जाता रहा।
तो पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब के नेतृत्व में, शेख मुजीबुर रहमान, उनको शेख मुजीब संक्षिप्त में कहते हैं, शेख मुजीब के नेतृत्व में अवामी लीग पार्टी का गठन हुआ और उसने जनता को यह आश्वासन दिया कि वे पूर्वी पाकिस्तान के स्वायत्तता के लिए, स्वतंत्रता नहीं, स्वायत्तता के लिए काम करेंगे, आवश्यक कदम उठाएंगे। तो 313 सदस्यों वाली संसद के लिए जब चुनाव हुए तो 169 सीटें पूर्वी पाकिस्तान के लिए निर्धारित की गई और 144 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान के लिए। चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में जो 169 सीटें थी, 169 में से 167 सीटें शेख मुजीब की पार्टी को मिल गया, मतलब 2 सीटें दूसरे को मिली। 167 167 सीट्स अगेंस्ट 169 सीटें शेख मुजीब को मिल गई। और पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी को 144 में से 88 सीटें मिली। अब प्रधानमंत्री बनाइए, शेख मुजीब को स्पष्ट बहुमत मिल चुका था, लेकिन याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो इन दोनों ने 60 गांठ करके, 60 गांठ शब्द पर मत जाइएगा, 60 प्रकार के गांठ होते होंगे, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा शब्द कहता है 60 गांठ, तो दोनों ने मिलकर 60 गांठ करके शेख मुजीब को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं होने दिया। जनरल याह्या खान वार्ता के लिए पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे। पूर्वी पाकिस्तान में उन्होंने वार्ता का ढोंग किया 3-4-5 दिन तक। जब उनको सूचना मिली कि लाखों की संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान से सैनिक पूर्वी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने वार्ता भंग होने की घोषणा की। वापस जाते जाते अपने सेना को कह गए कि इसको दमन कर दो, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का पूरी तरह से दमन कर दो ताकि ये सिर उठाने न पाए। जनरल याह्या खान चले गए। 15 मार्च 1971 को, 15 मार्च 1970 को, 15 मार्च 1970, ठीक, बांग्लादेश ने, पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की कि अब हम बांग्लादेश बना रहे हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया और इस प्रकार से मुक्ति वाहिनी और पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने लगभग पूरे युद्ध काल में 30 लाख बंगालियों का कत्ले-आम किया था। 30 लाख कम बात नहीं है। और जब इधर दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता चल रही थी, वार्ता भंग हो गई, निष्फल होने की घोषणा हो गई, वार्ता भंग हो गई, पूर्वी पाकिस्तान के लोग आंदोलित होने लगे, तो लोगों का ध्यान उस घटना से हटाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के एक विमान का अपहरण किया। श्रीनगर से दिल्ली के लिए जो विमान आ रहा था उड़ते हुए, उस विमान का पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। 2 दिन के बाद यात्रियों को छोड़ दिया गया और विमान को पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने बम फेंक करके उड़ा दिया गया। अब उसमें श्रीमती गांधी आ चुकी थी भारत में। श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान से कहा कि सब आतंकवादियों को हमें हैंड ओवर करो और विमान का हर्जाना दो। पाकिस्तान ने इंकार कर दिया। जब पाकिस्तान ने इंकार कर दिया तो भारत ने एक कठोर कदम उठाया। आज से तुम्हारे विमानों का भारत के आकाश में उड़ना बंद। मतलब पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए
पाकिस्तान के विमान भारतीय आकाश का उपयोग करते थे। इस घटना ने श्रीमती गांधी को ऐसा कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य किया और भारत ने पाकिस्तान के विमानों का आवागमन पूरा स्टॉप करवा दिया। अब पाकिस्तान के पास पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए एकमात्र मार्ग बचा, क्या? जल मार्ग। और जल मार्ग कराची बंदरगाह से ढाका बंदरगाह पहुंचने के लिए 16 दिन लगते हैं और जब आगे चलकर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 14 दिन में खत्म हो गया। ये स्थिति थी। तो विमान अपहरण कांड हुआ 30 जनवरी 1971 को और इसके बाद दोनों देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इधर पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के सैनिक अत्याचार करने लगे, मारकाट करने लगे, लोगों का दमन करने लगे और पूर्वी पाकिस्तान से प्रतिदिन लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। इस अत्याचार से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध अपना काम शुरू किया। किस प्रकार से? कि विभिन्न राष्ट्रों को समझाने का काम शुरू किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री भी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न फ्रांस, जर्मनी, विभिन्न देशों की यात्रा पर गए और वहां पर जाकर के उन्होंने प्रयास किया कि पाकिस्तान को समझाया जाए कि जेनोसाइड ठीक नहीं है, संपूर्ण जाति का उन्मूलन ठीक नहीं है और ये पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में कर रहा है। 30 लाख की संख्या कम नहीं होती। दुनिया के किसी भी पश्चिमी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया और इसी समय समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की तिकड़ी बन रही थी। अमेरिका और चीन को पास में लाने के लिए पाकिस्तान अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा था। परिणाम स्वरूप अमेरिका जहां पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, पश्चिमी देश भी पाकिस्तान का समर्थन करने लगे। तो इस प्रकार से भारत के विरुद्ध एक जबरदस्त वातावरण दुनिया में बढ़ गया। इस ओर सभी राष्ट्रों ने, पश्चिमी देशों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि बांग्लादेश से प्रतिदिन लाखों की संख्या में भारत में शरणार्थी आ रहे हैं और शरणार्थियों के माध्यम से भारत की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं, वहां पर कत्ले आम मचा रहे हैं सैनिक, पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं। भारत अकेला पड़ रहा था और तब फिर भारत ने सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त 1971 को सुरक्षा मैत्री संधि की। वैसे सोवियत संघ बहुत पहले से भारत से अनुरोध कर रहा था कि चलो हम लोग एक सुरक्षा मैत्री संधि कर लेते, सुरक्षा संधि कर लेते हैं ताकि आप अकेले नहीं रह पाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन भारत सोचता था कि अभी उतनी जल्दी नहीं है, देखेंगे। यह अवसर आ चुका था क्योंकि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों भारत को युद्ध की धमकी दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, यूनाइटेड नेशंस में हमारा पक्ष पोषण करने वाला कोई नहीं। यह 2014 का भारत नहीं था, 1971 का भारत था। तो 9 अगस्त 1971 को दोनों देश सुरक्षा मैत्री संधि के बंधन में बंध गए। दुनिया भर के देशों ने भारत की आलोचना की कि भारत ने अपनी कूटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ दिया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा, श्रीमती गांधी ने स्पष्ट कहा, यह आपकी गलत धारणा है कि हमने गुटनिरपेक्षता की नीति का परित्याग किया है। हम अभी भी गुटनिरपेक्ष हैं क्योंकि नाटो सीटो सेंटो या वार्सा संधि संगठन के अंतर्गत जो प्रावधान था उसमें यह था
कि यदि इनके किसी भी सदस्य राष्ट्र पर कोई बाहर का राष्ट्र आक्रमण करता है या सोवियत संघ आक्रमण करता है इन नाटो सीटोसेंटो के देशों पर या वार्सा पैक्ट के सदस्य देशों पर अमेरिकन या नाटो सीटोसेंटो की ओर से कोई आक्रमण होता है, तो अन्य राष्ट्र इसे अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेंगे और उस सदस्य राष्ट्र की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, अपने ऊपर हुआ आक्रमण। लेकिन भारत सोवियत संघ सुरक्षा मैत्री में ही प्रावधान था कि यदि इन दोनों पर, भारत या सोवियत संघ पर, कोई तीसरा देश आक्रमण करता है तो दोनों देश परस्पर मिल बैठ करके विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। अपने ऊपर हुआ आक्रमण नहीं, परस्पर विचार विमर्श करेंगे, आवश्यक कदम उठाएंगे। और इस प्रकार से भारत को एक मजबूत दोस्त मिला जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का साथ देने के लिए सहर्ष तैयार था। इस प्रकार से तनावपूर्ण वातावरण में भारत की सेना एक्शन मोड में, बिल्कुल रेडी मोड में रखी गई कि पाकिस्तान कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है। रेडी मोड में थी। अचानक पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के 3-4 हवाई अड्डों पर आक्रमण करके युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की शुरुआत कर दी। एक युद्ध से शुरू हुए, दूसरा युद्ध शुरू हो गया। शास्त्री जी ने कहा था 1965 में, हम एक युद्ध से दूसरे युद्ध में जाना नहीं चाहते, हम स्थायी शांति चाहते हैं। लेकिन आज का व्याख्यान हमने एक युद्ध से शुरू किया, दूसरे युद्ध में जाकर के हम रुक रहे हैं। युद्ध शुरू हो जाए उसके बाद फिर आगे की चर्चा अगली बार करेंगे, अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको धन्यवाद।